क्लब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का इतिहास उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं विषय सूची के बारे में, यानी कौन कौन से अध्याय हमको पढ़ना है। तो पहला है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। पहला चैप्टर हमको पढ़ना है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। दूसरा है नए राजा और उनके राज्य। तीसरा दिल्ली के सुल्तान। चौथा है मुगल साम्राज्य। पांचवा है शासक और इमारतें। छठा है नगर व्यापारी और शिल्पीजन। सातवां है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आठवां है ईश्वर से अनुराग और नौवां है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। 10वां लेसन है आपका 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो ये है हमारी विषय सूची जिसके बारे में हमको पढ़ना है, यानी इतना चैप्टर हमको पढ़ना है। टोटल है 1 to 10 इतना हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं लेसन 1, यानी कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें देखिए मानचित्र। अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में एक मानचित्र बनाया था। उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया है। उसने उसमें क्या किया है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है ना, उसको उसमें वो दर्शाया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्र है जिसमें उसने उपमहाद्वीप को दर्शाया है। इसी तरह एक नक्शे का निर्माण फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। जिस तरह से इसने बनाया, किसने? तो अल इद्रिसी ने उसी तरह से एक मानचित्र बनाया था। जो फ्रांसीसी था, वो मानचित्रकार था, वो बनाया था 1720 में। इसी तरह का एक नक्शा वो भी बनाया था। तथापि दोनों में मूल अंतर है। दोनों में क्या है? अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढते हैं। कह रहे जो इद्रिसी ने नक्शा बनाया था ना, वो दक्षिण भारत के उस जगह पे है जहां हम उत्तर भारत ढूंढते हैं। और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। उसके बनाए नक्शे में श्रीलंका का जो द्वीप है वो कहाँ है? तो ऊपर की तरफ है। यहाँ ध्यान योग्य बात है कि इन जगहों के नाम में अरबी भाषा का प्रयोग किया है। जो ये जगह है इसमें कौन सा भाषा प्रयोग हुआ है? तो इसमें अरबी भाषा का प्रयोग हुआ है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग करते हैं। जो यूरोप के व्यापारी हैं वो अपनी समुद्री यात्रा के लिए इसी नक्शे का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं हम ऐतिहासिक अभिलेख के बारे में। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिले हैं। जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं वो कई तरह की भाषा में मिले हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदली है। समय के साथ साथ ये क्या है? भाषा भी बदलती गई। समय के साथ साथ हर चीज़ बदलता रहता है। इंसान का आचरण, व्यवहार, या और आप कह सकते हैं, मान लीजिए कोई इंसान यदि गांव का है, अगर वही इंसान शहर में चला जाए तो उसका भाषा मतलब लैंग्वेज जो जिसको हम बोल सकते हैं, उसका लैंग्वेज, उसका तौर तरीका, ये सब क्या होता है? चेंज हो जाता है, यानी पर्सनालिटी उसका डेवलप हो जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ भी कह रहा है कि आज जो है भाषा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहा है और होता ही जा रहा है। उसी तरह से ये धीरे धीरे बदलाव होता गया। कह रहे कि 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए क्वेश्चन आपका एक यहाँ बन जाएगा कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन सा एक ऐसा फारसी था जिसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था? तो आप लिख सकते हैं हाँ कि मिनहाज ए सिराज। कहता है कि जब फारसी के इतिहासकार, ये कहाँ का इतिहासकार है? तो फारसी का है। इसका नाम है मिनहाज ए सिराज, जिसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो उसका आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसका हिंदुस्तान शब्द का उसका मतलब आश्रय था उससे, किससे?
जो पंजाब और हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का स्थित इलाका था, उसको उसने हिंदुस्तान शब्द के नाम से प्रयोग किया। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उसने इसका उपयोग उन क्षेत्र के लिए किया था जो दिल्ली का सुल्तान थे उनके अधिकार में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। जो सल्तनत था उसके प्रसार के साथ साथ इस क्षेत्र का जो आने वाला जो क्षेत्र था उसका प्रसार भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। कह रहा है लेकिन हिंदुस्तान शब्द इन इलाकों के लिए तो हुए जो ये दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, उनके लिए तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन दक्षिण भारत का जो दक्षिण भारत था वो उसका समावेश नहीं हुआ, उसका समावेश हिंदुस्तान शब्द के लिए नहीं हुआ। इसके विपरीत यानी इसके उल्टा 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। अब देखिए, अब फिर जैसे युग बदला तो फिर जब 16वीं सदी आई तो बाबर ने क्या किया, इसका हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए? तो भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किसका प्रयोग किया? तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था। ये जो था किसके समान था? तो हिंद के समान था। भी हम पढ़ेंगे अभिलेखागार। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। अभिलेखागार उसे कहते हैं जो दस्तावेज हो, पांडुलिपि हो, उसको एक जगह रखा जाए, उसको हम क्या कहेंगे? अभिलेखागार कहेंगे। आज भी आप कार्यालय में जाते हैं तो एक जगह देखते हैं ना, सारे किताबें जितनी होती हैं और जो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स हो या फिर इम्पोर्टेंट कागज़ हो, उसको क्या किया जाता है? एक जगह पे रखा जाता है। तो जिस जगह पे रखा जाता है ना, उसी को हम क्या कहेंगे? तो अभिलेखागार कहते थे, उसी को अभिलेखागार कहा जाता है। तो यहाँ भी करेंगे जहाँ पांडुलिपि और दस्तावेज रखा जाता है उसी को हम अभिलेखागार कहते हैं। सपोज दैट आप मान लीजिए कोई आपका अलमीरा हो और उसमें आप वो बुक्स रखें जो आपको पसंद हो या आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो, जो आपके लिए वो महत्वपूर्ण हो, उसको अगर आप रखते हैं तो उसको क्या करेंगे? संग्रहित कर लेंगे, मतलब एक जगह रख लेंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो उस स्थान को आप अभिलेखागार बोल सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पर्यायवास। पर्यायवास इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। अब यहाँ करें कि पर्यायवास कहते किसे हैं? तो पर्यायवास उसे कहते हैं ना जहाँ पर क्या है? यहाँ पर पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली हो, उसको हम क्या कहेंगे? तो पर्यायवास कहेंगे। इसमें पर्यावरण हो और वहाँ के जीव जंतु हो, उनका जो जीवन शैली हो, उसको हम, जैसे पर्यावरण है, अब पर्यावरण में बहुत सारे जीव हैं, पर्यावरण में बहुत सारे जीव हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम पर्यायवास कहेंगे। जियाउद्दीन वर्नी। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरी बार 2 वर्ष के बाद लिखा था। उन्होंने पहली बार जो वृत्तांत अपना लिखा था वो 1356 में लिखा था और दूसरी बार जब लिखा तो उसके 2 वर्ष के बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है? अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। जो पहली बार का वृत्तांत था उसके बारे में जो इतिहासकार लोग थे उनको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। ये क्या हो गया था? जो विशाल संग्रह थे पुस्तकालय के, उसी में ये क्या हो गया था? दब गया था। इसीलिए जो इतिहासकार थे उनको ये नहीं मिल पाया था।
यहाँ पढ़ते हैं इतिहासकार के बारे में। वर्ष 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए चुनौती रखता है। जो इतिहासकार होते हैं वो लोग ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देते हैं, उसको बहुत मतलब जानकारी के साथ उसको प्रूफ करना पड़ता है उनको कि हाँ ये जो हम मतलब लिख रहे हैं, जो बातें हम बता रहे हैं वो सच में है। तो इसलिए वो जो कुछ भी लिखते हैं ना वो बहुत ही सोच समझ के तब लिखते हैं। तो कह रहा है कि जब 700 और 1750 के बीच का जो हजारों वर्ष का अध्ययन है वो इतिहासकारों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें अनेक परिवर्तन हुए। उस समय क्या हुआ, अनेक परिवर्तन हो रहा था। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। इस समय क्या हो रहा है कि नए नए, जैसे हमने आपको बताया कि समय के साथ साथ हर चीज़ बदलता रहता है, तो उसी तरह से इसमें भी परिवर्तन आ रहा था, ये भी समय बदल रहा था। जैसे कि सिंचाई में राहत आई। उस समय क्या हुआ, जो सिंचाई लोग नहरों को, पहले क्या होता था कि सिंचाई करना होता था तो नदियों को काट के और तब खेतों में लाया जाता था, उससे सिंचाई होती थी। यह सिंचाई पूरी तरह से वर्षा पर निहित होती थी। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, सिंचाई में राहत आने लगा। कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होने लगा। क्या होने लगा, धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। यानी युद्ध भी करना हुआ, तो पहले जो युद्ध था तो तलवारबाजी से करते थे लोग, लेकिन उस समय उसके बाद क्या होने लगा, ऐसा परिवर्तन आया कि उसमें बारूद का भी इस्तेमाल होने लगा था। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। इस उपमहाद्वीप में क्या हुआ, नए तरह का खान पान भी आने लगा, जैसे कि आलू हो गया, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। उस समय क्या हुआ, आर्थिक, लोगों का आर्थिक जो जीवन शैली था उसमें भी परिवर्तन आया, राजनीतिक भी में भी परिवर्तन आया, सामाजिक लोग होने लगे, संस्कृति में परिवर्तन आया। मतलब हर चीज़ में परिवर्तन धीरे धीरे क्या होने लगा, आने लगा था। उस काल में भी सब चेंजिंग होने लगा था। तो इस काल में इतना सारा चेंजिंग हो रहा था कि इतिहासकार का ये काल लिखना चुनौतीपूर्ण होने लगा था। इसी युग में लोग की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग क्या करते थे, झुंड झुंड के में जाते थे और काफ़ी दूर दूर तक यात्राएं भी करते थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं शिहाबुद्दीन उमरी के बारे में। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबशर फी ममालिक अल अमशर के अनुसार मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, ये प्रांत जो थे वो शिहाबुद्दीन उमरी के मतलब हैंड में थे। गयासुद्दीन बलबन, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया था। एक प्रशस्ति है उसमें उसको विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल जिसको गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी जिसको गजन बोलते थे तक फैला हुआ था। उसका जो क्षेत्र था वो बंगाल से लेके पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत जिसको द्रविड़ बोलता था लोग भी आ जाता था। उसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आता था। किसके क्षेत्र में, तो गयासुद्दीन बलबन के क्षेत्र में। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतने क्षेत्र के लोग ना गयासुद्दीन बलबन के सेना के आगे क्या कर जाते थे, पलायन कर जाते थे। अब हम पढ़ते हैं अमीर खुसरो के बारे में। सन 1318 में कभी अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि अमीर खुसरो ने बताया था कि विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा थी। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा होती है। जैसे कि आप अगर बंगाल में चले जाएं तो वहाँ पे क्या लोग बंगाली बोलते हैं, बंगाली वाले भाषा जो है वो बांग्लादेश में बोला जाएगा, उनका भाषा अलग हो जाएगा। जब आप बिहार में आते हैं तो भोजपुरी आपको सुनने को मिलेगा, तो वहाँ भी आपका भाषा बदल जाएगा। तो यही अमीर खुसरो जो है
वो 1318 में अमीर खुसरो इस बात पे गौर किए कि हर क्षेत्र का जो भाषा है वो क्या है, भिन्न है, यानी अलग अलग है। यहाँ पर ध्यान योग्य बात है कि इन क्षेत्रीय भाषा के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। इन सारे भाषा के विपरीत एक भाषा है जिसका नाम संस्कृत है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है, यानी ये जो भाषा है वो एक प्राचीन भाषा है। वो कैसी भाषा है? तो एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं। उसे कौन जानता है? तो ब्राह्मण जानते हैं। यानी ब्राह्मण जहाँ जहाँ रहेंगे और यदि वो संस्कृत का उनको ज्ञान है तो वो संस्कृत भाषा बोलेंगे, आम जनता नहीं। और आम जनता संस्कृत भाषा को नहीं जानती थी। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। ये विद्वान जो थे, वो धर्मशास्त्री जो थे, वो और न्याय शास्त्री, ये लोग क्या करते थे? उलेमा को संरक्षण देते थे। यहाँ हम जान लेते हैं भाषा और यहाँ जानते हैं क्षेत्र, मतलब किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो द्वार समुद्री क्षेत्र में जो द्वार समुद्री भाषा है वो दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगाना गानी जो है वो आंध्र प्रदेश में, गुजरी जो बोला जाता है वो गुजरात में, बारी जो बोला जाता है वो तमिलनाडु में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिंदवी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हिंदवी बोला जाता है। अब हम जानते हैं मुगल वंश के बारे में। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। जब 18वीं सदी आई तो जो मुगल वंश था उसका पतन होने लगा था, वो पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे। उसके फलस्वरूप जो क्षेत्रीय राज थे वो क्या होने लगे? उभरने लगे, यानी पनपने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उससे क्या हुआ? क्षेत्रों की जो प्रकृति थी वो बदल गई थी। उन पर छोटे छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था। उन पर जो है वो छोटे और बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था। अब हम जानते हैं संरक्षक के बारे में। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसको क्या कहते थे? तो उसको संरक्षक कहते थे। यानी कोई धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद या सहारा दे, उसे हम कहते थे संरक्षक। उसे संरक्षक बोला जाता है। यहाँ हम जानते हैं भारत का इतिहास। लेसन 1 में ना मतलब पूरा यही बताया गया है कि उस समय किस तरह के लोग थे, परिवर्तन कैसे आया, उस समय का राजा लोग जो थे वो किस तरह से अपने राजगद्दी को संभालें, यही सब चीज़ इसमें बताया गया है। तो यहाँ देखते हैं हम भारत का इतिहास। जो मेन टॉपिक है उसको हमने यहाँ पे बनाया है और उसी को इसमें पढ़ाया गया है। तो आप इस टॉपिक को एक बार देख लें और पढ़ें भी ध्यान से। वैसे तो हम यहाँ आप लोगों को मेन टॉपिक ही बता रहे हैं। अगर आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा तो आपका लेसन 1 डेफिनेटली अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम भारत का इतिहास जानते हैं। 19वीं सदी के समय में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया था। क्या क्या? अपने सुविधा अनुसार जो भारत के इतिहासकार थे उसको उन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 हिस्सा हो गया। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। इस विचार पर इन्होंने बांटा था कि जो शासकों का धर्म है वही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। इसी वजह से इन लोगों ने इस युग को 3 हिस्सों में बांटा था। और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। इसको जो है बहुत कम ही इतिहासकार जो हैं
इसको स्वीकार करते हैं। इसको सारे इतिहासकार जो हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो सामाजिक कारकों को देखते हैं और उस हिसाब से अतीत के काल को बांटते हैं। मतलब देखते हैं कि किस काल में कौन सी घटना घट रही है, उस समय क्या क्या चीज़ें थीं, उस हिसाब से वो कुछ इतिहासकार जो हैं इसको कालखंडों में बांट देते हैं। कह रहे कि पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे, जो पिछले साल आपने इतिहास पढ़ा उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकार का समावेश था, यानी प्राचीन काल का उसमें समावेश था। तो ये लोग अपने हिसाब से यहाँ बांटे हैं, 3 हिस्सा यहाँ भी हो गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल इतिहास और आधुनिक काल। तो जो प्राचीन काल वाला हम बुक्स पढ़ते थे उसमें था शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांव के निवासी और आरंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। यानी जो आरंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य थे वो कैसे थे। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे, जो आप इस साल पढ़ रहे हैं, उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। उसे कौन सा इतिहास कहा जाएगा, तो उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आवागमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। कह रहा है कि जिस तरह का सिचुएशन बनता गया उस हिसाब से इन इतिहासकारों ने उसको उसके अनुसार कालखंडों में विभाजित कर दिया। तो प्राचीन काल में इन लोगों को मिला था शिकारी संग्राहक, यानी पहले के लोग अपना भोजन कैसे करते थे, तो शिकार के द्वारा करते थे। शिकारी संग्राहक थे वो लोग, वनों में घूमते थे और जानवरों का शिकार करते थे और कंद फल मूल खाते थे। तो वो उस समय प्राचीन काल का ये लोग विभाजित कर दिए, मतलब उस काल में इसको बांट दिए। और जो हम अभी बुक्स पढ़ रहे हैं वो मध्यकालीन इतिहास आया। तो इसमें कह रहे कि कृषक समाज के विस्तार आए, तो उसमें क्या लोग कृषि यानी कृषि करने लगे, कृषि पर निर्भर हो गए। तो यहाँ पे कह रहे कि फिर धर्म भी जो है इनका बढ़ता गया, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आवागमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 18वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। कह रहा है कि आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दी से क्या हो गई थी, भिन्न हो गई थी। यहाँ हम लोग पढ़े थे मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी, आप लोग इसको एक बार और अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहा कि इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है और उसके बाद कह रहा कि जो मध्यकाल आया उसकी तुलना आधुनिक जो काल चल रहा है उस काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव भी जुड़ा हुआ है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।